नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राचीन भारत के इतिहास का मास्टर वीडियो। और ये मास्टर वीडियो किससे है? एनसीईआरटी सार से है। महेश बर्नवाल जी की प्रसिद्ध पुस्तक है एनसीईआरटी सार संग्रह। उसमें सारे सेगमेंट का दिया हुआ है, पूरा कंप्लीट है। वो बहुत अच्छी पुस्तक है, आप उसे पढ़ सकते हैं। उसी का हमने प्रारंभ किया है। तो आज का वीडियो प्राचीन भारत के इतिहास का मास्टर वीडियो है दोस्तों। सिर्फ 2 घंटे में पूरे प्राचीन भारत के इतिहास को कंप्लीट किया गया है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए तो सिर्फ 2 घंटे में आपका प्राचीन भारत का इतिहास संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा एक बार। और दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और यदि पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हमारा हौसला अफजाई हो और हम आगे भी आपके लिए अन्य सेगमेंट के भी मास्टर वीडियो ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास। सबसे पहले तो ये देखिए, इतिहास क्या है। इतिहास किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण, क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन इतिहास कहलाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक राजतरंगिणी को माना जाता है। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स, मुद्रा शास्त्र। लेकिन आपको याद रखना है ये न्यूमिस्मेटिक्स, क्योंकि इसको भी हिंदी में ही देवनागरी लिपि में दे सकता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? प्री हिस्टोरिक इंडिया जो है, ये कृति स्टुअर्ट पिगट की है। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? इंतु। उत्कीर्ण लेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेख शास्त्र। लेकिन आपको रखना है याद, इपिग्राफी। इपिग्राफी उत्कीर्ण लेखों का अध्ययन कहलाता है इपिग्राफी। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष के नाम का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास विंसेंट स्मिथ, वी स्मिथ ने तैयार किया था। देखिए, इतिहास का काल के अनुसार वर्गीकरण: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। अंग्रेजी में भी ध्यान रखिए, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड। अब ये किसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल? देखिए, इसमें पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत होता है, क्योंकि इसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है। तीनों में अंतर समझने का प्रयास कीजिए। लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहता है। इसका लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, किंतु पढ़ा नहीं गया है, अपठनीय है। इसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और पढ़ा भी गया है, यानी कि इसका तो साक्ष्य ही नहीं है। इन दोनों का साक्ष्य है, इसका पढ़ा नहीं गया है, इसका पढ़ा गया है। यानी कि यहां पर जब साक्ष्य ही नहीं है तो सिर्फ पुरातात्विक स्रोत जो है वही हो जाएंगे इसके स्रोत। इसमें पुरातात्विक स्रोत ही, इसके भी स्रोत पुरातात्विक स्रोत होंगे, क्योंकि लिखित साक्ष्य तो है लेकिन पढ़ा नहीं गया है लिपि को। इसमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोत इसके काम आएंगे, पुरातात्विक और साहित्यिक। तो अब फेज कौन सा माना जाता है? मानव की उत्पत्ति से लेकर 3000 ईस्वी तक का कार्य, 3000 ईस्वी पूर्व तक का कार्य प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। अब 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का काल जो है प्रोटो हिस्टोरिक, आदि ऐतिहासिक काल। और 600 ईस्वी पूर्व से, जो कि बौद्ध और जैन धर्म के उद्भव का समय है, उस समय से लेकर आगे तक का काल साहित्यिक स्रोत पढ़ा गया है, तो ऐतिहासिक काल कहलाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए जिन स्रोतों का प्रयोग किया गया था उनमें प्रमुख कौन है? धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य, विदेशी विवरण। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास, वेद व्यास को।
पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा वैवस्वत मनु थे। वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से प्राप्त होता है। और देखिए एक पॉइंट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। खरोष्ठी लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था, इस ओर से। अभी जो हम लिखते हैं इस ओर से चलते हैं, लेकिन खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं। नारद स्मृति का संबंध गुप्त वंश से है। नारद स्मृति से गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक स्मृति ग्रंथ है मनुस्मृति। शुंग काल का मानक ग्रंथ मनुस्मृति को माना जाता है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में माना गया है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी। महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक यानी 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे सप्तसाहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। यानी कि वर्तमान में पूछे कि महाभारत में कितने श्लोक हैं, तो 1 लाख श्लोक हैं महाभारत में। पुरालेख विद्या से अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। पुरालेख विद्या। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक डार्विन को माना जाता है। डार्विन की प्रसिद्ध रचना है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये डार्विन की कृति है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रेहला नाम से प्रसिद्ध है। ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। कुछ प्रमुख अभिलेख और किस शासक के शासनकाल के अभिलेख थे उसका सूची आपके सामने है। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के समय का है? कलिंग नरेश खारवेल का है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। नासिक अभिलेख का संबंध गौतमी बलश्री से है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख नाम से सीधा जानते हैं। प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त से है। मंदसौर अभिलेख का संबंध मालवा नरेश यशोवर्मन से है। ग्वालियर अभिलेख का संबंध प्रतिहार नरेश भोज से है। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध बंगाल शासक विजयसेन से है। भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख का संबंध स्कंदगुप्त से है। बौद्ध स्तंभ लेख से शुंग काल की जानकारी प्राप्त होती है। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन अपनी पुस्तक सी युकी में किया है। अरबी भाषा की पुस्तक किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? अल बरूनी ने। मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। मार्को पोलो पांड्य राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है। मार्को पोलो के द्वारा पांड्य राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य से शुंग वंश के इतिहास का पता चलता है। चीनी लेखकों का वर्णन दिया गया है यहाँ आपके सामने। देखिए लेखक हैं, उनका समय क्या समय था इंडिया में, भारत में उनका क्या समय था, उनकी रचना और उनके रचना के प्रमुख विवरण जो कि आपके लिए परीक्षोपयोगी हैं। फाहियान 399 से 414 ईस्वी के आसपास भारत में रहा। इसकी रचनाओं में भारत की दशा का विवरण मिलता है। भारत दशा का विवरण इसकी रचना का नाम है। और देखिए फाहियान प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ी और चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को देव निर्मित बताया है। ह्वेनसांग 629 से 645 ईस्वी तक भारत में रहा। इसकी रचना है सी युकी
जिसका की अर्थ होता है पाश्चात्य संसार का लेख। हर्षवर्धन जो है इसके समय में आया था व्हेनसांग भारत। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार, व्हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। इत सिंह के बारे में देखिए, इसका फेज है 373 से 75 ईस्वी। किताब का नाम है प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा। चीन यात्री यह था जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। एक फैक्ट यहां भी है, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाषाण काल। पाषाण काल इसे 3 भाग में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को ही उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। इसका फेज देखिए 26 लाख से 9000 ईस्वी पूर्व, 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व, 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व। अब इसमें पूरा पाषाण काल को भी 3 भाग में, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में विभाजित किया जा सकता है। और उनके कालक्रम का विभाजन इस प्रकार किया गया है। अब देखिए इसमें पाषाण युगीन अनुसंधान प्रारंभ करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूस फुट को जाता है। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल पूरा पाषाण काल कहलाता है। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी सर्वप्रथम पत्थर का प्रयोग करते थे। पाषाण काल जो है, पाषाण युगीन का मतलब वहां मुख्य पदार्थ है आपके पास पाषाण यानी कि पत्थर, तो पत्थर के ही हथियार हुए। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? जम्बू द्वीप का। आज भी संस्कृत में कई धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख है, जम्बू द्वीपे भारत खंडे। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। पिथेकैंथ्रोपस। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य हथनौरा से प्राप्त होता है। तो आपके लिए एग्जाम में ये तो नहीं आता है जनरली, लेकिन ये आता है किस नदी घाटी से, तो नर्मदा नदी घाटी से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, कई बार एग्जाम में, विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा काल तक के सांस्कृतिक अवशेष मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त होता है। जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में किया गया है। प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। प्रस्तर युग यानी कि पत्थर युग, स्टोन एज के लोगों के पास सर्वप्रथम घरेलू पशु कुत्ता था। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते का पालन शुरू किया, यानी कि पालतू पशु सर्वप्रथम कुत्ता हुआ। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से माना जाता है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ से प्राप्त होते हैं। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में की गई। पशुपालन तो मध्य पाषाण काल में और कृषि नवपाषाण काल में। मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया सर्वप्रथम अनाज कौन था? जौ, बार्ली। चाकोलिथिक युग को ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। ताम्रपाषाण कालीन स्थल देखिए, स्थल का नाम दिया गया है, ये किस राज्य में अवस्थित है वो स्थल, और वहां से क्या क्या मुख्य साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो कि आपके लिए परीक्षा में उपयोगी हैं। तो ताम्रपाषाण कालीन अधिकांश सांस्कृतिक स्थल जो है, ऐतिहासिक स्थल, वो महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं। देखिए आपके ये चारों महाराष्ट्र से हैं, इनाम गांव, दामाबाद, नवदा टोली, निवासा, और एक ताम्रवती जो है ये राजस्थान से मिला है।
इमाम गांव का देखिए साक्ष्य क्या है, कच्ची मिट्टी के मकान तथा गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य इमाम गांव से मिले हैं। कलश समाधान, कलश को घरों के फर्श के नीचे के प्रमाण दायमाबाद से मिले हैं। सबसे बड़ा ताम्रपाषाण कालिक स्थल है दायमाबाद, और ये सिंधु घाटी का दक्षिणतम, सिंधु घाटी को यदि बांटे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में, तो ये दक्षिणतम बिंदु माना जाता है दायमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का। नवदा टोली, इसका उत्खनन HD संकालिया ने किया। यहां से चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। नेवासा से पटसन का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण नेवासा से प्राप्त होते हैं। ताम्रवती, यहां से प्राप्त काले मृदभांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। और एक फैक्ट देखिए आपके सामने है, नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत के भीमबेटका से आरंभिक पुरापाषाण के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। कुंभकारी यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का सर्वप्रथम प्रमाण नवपाषाण काल से प्राप्त होता है। पेब्बल उपकरण निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। ताम्रवती के नाम से आहार संस्कृति प्रसिद्ध है। माइक्रोलिथिक औजार मध्य पाषाण काल से संबंधित है। बेलन घाटी से प्राप्त औजार निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था पुरापाषाण काल से जुड़ी हुई है। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। घर में फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीनतम ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल महदहा और सराय नाहर राय थे। आधुनिक मानव यानी कि होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव उच्च पुरापाषाण काल में हुआ। होमोसेपियंस क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम मध्य पुरापाषाण काल में प्रयुक्त हुए। अग्नि का उपयोग करना मानव ने नवपाषाण काल में सीखा। कृषि भी नवपाषाण काल में, पशुपालन मध्य पाषाण काल में। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण शिवालिक पहाड़ी से मिलता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कपास के भी प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। हड्डी निर्मित उपकरण सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं। गरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चुनहुदरो, सुतका-गेंडोर, हड़प्पा, कोटदीची ये सभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। कुछ नवपाषाण कालीन स्थल देखते हैं। स्थल वो किस राज्य में है या कहाँ स्थित हैं और उनसे क्या क्या मुख्य तथ्य प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुर्जोहम वर्तमान में कश्मीर के क्षेत्र में है। यहाँ पर कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुर्जोहम से। कृषि तथा पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृदभांड के प्रमाण, सिलबट्टा तथा हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य गुफ कराल से प्राप्त हुए हैं। गुफ कराल भी कश्मीर के क्षेत्र में है। मेहरगढ़ जो वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्र में स्थित है, यहाँ से गेहूं की 3 तथा जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मिले हैं। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। महदहा वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। यहाँ से गोलाकार झोपड़ी के प्रमाण मिले हैं। धान के साथ साथ जौ की खेती तथा पशु बाड़ा के भी साक्ष्य महदहा से प्राप्त हुए हैं। कोलडीहवा ये भी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। धान की खेती का प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुआ है, जो धान की खेती का भारत ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है कोलडीहवा से। संगनकल्लू वर्तमान में कर्नाटक का क्षेत्र है।
राख के टीले प्राप्त हुए यहाँ से, जो कि बेल्लारी जिले में अवस्थित है। कर्नाटक के बेल्लारी जिले में अवस्थित है संगनकल्लू। पिकलीहल, ये भी कर्नाटक में है। यहाँ से राख का ढेर तथा निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो, ये उत्तर प्रदेश में है। मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियां के साक्ष्य मिले हैं। ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण तथा हस्त निर्मित मृदुभांड के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं चौपानी मांडो से। सारूतारू, यह असम का क्षेत्र है। गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियां तथा चित्रित मृदुभांड प्राप्त हुए हैं। चिरांद, ये बिहार में स्थित है, बिहार के सारण क्षेत्र में। यहां से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्राय हिरणों के सिंगों से निर्मित है। दावजली, यह असम के क्षेत्र में स्थित है। यहां से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवदा टोली नामक ताम्रपाषाण कालीन स्थल का उत्खनन HD संकालिया ने किया था। नवदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 BC से 1750 BC। हड़प्पा नामक पुरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को भाव चित्रात्मक कहा जाता है, पिक्टोग्राफिक। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत पुरातात्विक खुदाई है, क्योंकि यहाँ की जो लिपि है ये अपठनीय है, पढ़ी नहीं गई है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है, यानी कि लिपि तो है लेकिन लिपि अपठनीय है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के काल को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर सौराष्ट्र में स्थित है। सौराष्ट्र जो है ये गुजरात का क्षेत्र है वर्तमान में। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरा था? वो है कालीबंगन। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई सर जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी। हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक लोहा की प्राप्ति का साक्ष्य नहीं हुआ है। किसी भी स्थल से लोहा की प्राप्ति का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बनावली, जो कि हरियाणा में स्थित है, घग्गर तथा उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल वर्तमान में गुजरात में है। इसके अतिरिक्त लोथल, जो कि बंदरगाह नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का, यह भी गुजरात में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार वर्गाकार था। वर्गाकार यानी कि मतलब ये हो गया लंबाई चौड़ाई बराबर की स्थिति, वर्गाकार। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर घोड़े का अंकन नहीं मिला है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप ब्राह्मी लिपि था। विश्व के सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ जो है भारत से माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। भारत में सिंधु नदी घाटी के तट पर और मिस्र में नील नदी घाटी के तट पर। नील नदी को मिस्र का उपहार भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युग देवता का मुहर कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। सिंधु घाटी सभ्यता को गैर आर्य सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि आर्य सभ्यता जो है वो कृषक सभ्यता मानी जाती थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता कृषक नहीं, ग्रामीण नहीं, नगरीय सभ्यता मानी जाती है इसके कारण। और यहाँ कृषि से मुख्य था व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है?
मृद भांड। भारत में किस प्रकार के मृद भांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? इसका आंसर होगा उत्तरी काले पॉलिशकृत मृद भांड। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा काल में मुद्राओं का निर्माण मुख्यतः शैल खड़ी से किया जाता था। लोथल को लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। लोथल कहाँ है? वर्तमान में गुजरात में है। गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड, ये जो है बंदरगाह नगर था। अब देखिए चौहद्दी, हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी सीमा, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतका गंडोर। अब ये मांडा जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है वर्तमान में, और सुतका गंडोर जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। हड़प्पाकालीन स्थल और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। स्थल है उसका उत्खननकर्ता, उत्खनन वर्ष, किस नदी के तट पर यह पाया गया, और कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य देखेंगे महत्वपूर्ण हम लोग हड़प्पाकालीन स्थलों को। तो देखिए सबसे पहले है आपके सामने हड़प्पा, ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? राय बहादुर, दयाराम साहनी, व्हीलर, एम.एस. वत्स। उत्खनन किया गया 1921 में। यह रावी नदी के तट पर स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। रावी सिंधु की ही सहायक नदी है। हड़प्पा से अन्न भंडार, कांसे की निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे के चित्र, शंख का बैल, कांस्य दर्पण, ये चीजें प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लड़काना प्रांत में स्थित है, लड़काना जिले में। इसका उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी, राखल दास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर। 1922 में इसका किया गया उत्खनन। सिंधु नदी के तट पर स्थित है ये। और इससे प्राप्त प्रमुख साक्ष्य देखिए, विशाल स्नानागार, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कांच से निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं, ये सभी चीजें प्राप्त हुई हैं मोहनजोदड़ो से। लोथल वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है, बंदरगाह नगर था ये। रंगनाथ राव इसके उत्खननकर्ता। 1955-1962 उत्खनन वर्ष। ये भोगवा नदी के तट पर माना जाता है और ये बंदरगाह नगर था। बंदरगाह, इसी कारण यहाँ डॉकयार्ड मिला है। वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका, हाथी दांत, चावल तथा बाजरे पर 2 मुंहे राक्षस का अंकन, फारस की मुहर, घोड़े की मृण मूर्ति, 3 युग्मित समाधियां, चालाक लोमड़ी का चिन्ह, ये सभी चीजें लोथल से प्राप्त हुए हैं। और इसके अतिरिक्त जो है एक महत्वपूर्ण चीज है, मनके बनाने का कारखाना। मनके बनाने का कारखाना भी लोथल से प्राप्त हुआ है। चुनहुदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है वर्तमान में। अर्नेस्ट मैके और एन.सी. मजूमदार उत्खननकर्ता, उत्खनन वर्ष 1931। ये भी सिंधु नदी के तट पर ही स्थित है। यहाँ से भी मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, कांस्य गाड़ी, वक्राकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियाल तथा 2 मछली के अंकन वाली मुद्रा, काजल, पाउडर, लिपस्टिक, ये सभी चीजें चुनहुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। चुनहुदड़ो, कालीबंगा, जुते हुए खेत के साक्ष्य, ये वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियां, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य, लकड़ी की नाली, ये सभी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार प्रांत में स्थित है। हिसार जिले में ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से ताम्र उपकरण और हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त हुए हैं। उत्खननकर्ता सूरजभान, उत्खनन वर्ष 1969।
कोटदीची पाकिस्तान के खैरपुर में स्थित है। घुरी और फजल अहमद खान इसके उत्खनन करता है। सिंधु नदी के तट पर स्थित है। किलेबंदी का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है। कच्चे ईंटों के मकान मिले हैं और चूल्हे के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। R.S. बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट इसके उत्खनन करता है 1973 ईस्वी में। सरस्वती नदी के तट पर स्थित है ये। मिट्टी का खिलौना हल यहाँ से प्राप्त हुआ है। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे रोपड़ यानी कि रूपनगर, ये पंजाब में स्थित है। Y.D. शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा 1955 में उत्खनन किया इसका। और ये सिंधु की सहायक नदी सतलज के तट पर स्थित है। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफन के साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। रंगपुर, ये गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। S.R. राव ने 1954 में इसका उत्खनन कराया। भादर या मादर नदी के किनारे स्थित है ये। ज्वार, बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नाली, कच्ची ईंट के दुर्ग, धान की भूसी, ये सभी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। Y.D. शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खनन करता 1958 में। और ये आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के तट पर है। वर्तमान में जो है गाजियाबाद भी हिंडन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मृत भांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं आलमगीरपुर से। सुतका गंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ऑरेंज स्टाइन और जॉर्ज डेल्स ने इसका उत्खनन कराया था। और ये दास नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि, राख से भरा हुआ बर्तन, बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य, बंदरगाह, ये सभी चीजें सुतका गंडोर से प्राप्त हुआ है। मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। जगपति जोशी उत्खननकर्ता, चेनाब नदी के तट पर स्थित है। ये भी सिंधु की सहायक नदी है। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। यहां से चट, ब्लेड, हड्डी निर्मित वानाग्र मुहरों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सुतका को ये बलूचिस्तान से मिला है। जॉर्ज डेल्स इसके उत्खनन करता है। 1962 में उत्खनन किया गया। और 2 टीला और मृदभांड के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। सुतकोटदा गुजरात में स्थित है। ये भी जगपति जोशी ने इसका उत्खनन कराया था 1964 में। कलश समाधान यानी कि युगल कलश समाधान जो है, इसके अतिरिक्त घोड़े की हड्डी और तराजू का पड़ला, ये सभी चीजें यहां से प्राप्त हुई हैं। और एक खास बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम को माना जाता है। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है। आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। त्रयी नाम से जाना जाता है तीनों वेदों को, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। त्रयी। यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी यजुर्वेद से प्राप्त होती है। 4 वेदों में से अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। उपनिषद भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। आध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद से लिया गया है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कैकेयी के शासक थे। मोक्ष प्राप्ति का साधन की चर्चा उपनिषद से प्राप्त होती है। वैदिक नदी आस्किनी की पहचान वर्तमान में चिनाब नदी से की गई है। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु है। वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द, उसका आधुनिक नाम और उसमें क्या नाम था। तो गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि जिसका वध न किया जा सके। और विनिमय
का साधन था गाय। राजा के लिए गोपा शब्द का प्रयोग हुआ है। अतिथि गोहंता या गोहन। धनी व्यक्ति को गोमत कहा गया है। युद्ध के लिए गविष्ठ या गेसु या गम्य इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। पुत्री को दुहिता कहा गया है। अनाज को धान्य, धान्य शब्द आज भी इस्तेमाल होता है अनाज के लिए। मरुस्थल शब्द के लिए जो है धनु का इस्तेमाल हुआ है, धनु। उपजाऊ भूमि को उर्वरा। पशुचारण योग्य भूमि खिल्ली। हल से बनी नालियां के लिए सीता शब्द का प्रयोग हुआ है। सामवेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। पुरुष सूक्त में मिलता है। पूर्व वैदिक काल में सभा और समिति को राजा पर नियंत्रण होता था। वैदिक देवताओं का पुरोहित बृहस्पति को माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग सिक्के के लिए किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए किया जाता था, लेकिन बाद के काल में उसका प्रयोग सिक्के के लिए किया जाने लगा। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अब देखिए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे हैं। वेद, उनसे संबंधित ब्राह्मण, उनमें कितने सूक्त हैं, उनसे संबंधित उपनिषद और वेद से संबंधित आरण्यक। वेद के अध्येता को क्या कहा जाता है, किसके, और उस वेद का संबंधित उपवेद और उसके प्रवर्तक, इन सब की सूची यहाँ दी गई है, आप देख सकते हैं। तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद से और उसका अध्येता का लिस्ट यहाँ है। ऋग्वेद का अध्येता होत्री, यजुर्वेद का अधर्वयु, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्म। इसी तरह इनका उपवेद देखिए, ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, गंधर्ववेद का, गंधर्ववेद जो है ये सामवेद का है, और ये अथर्ववेद का ब्रह्म, शिल्पवेद। इसी तरह देखिए उपनिषद की सूची दी गई है। छांदोग्य उपनिषद किसका है, सामवेद का है। और उसी तरह देखिए मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद का है। मुंडक उपनिषद अथर्ववेद का है। और ये देखिए विभिन्न उपवेद के प्रवर्तक, प्रजापति, विश्वामित्र, नारद, विश्वकर्मा। एक और चीज देखिए बताया गया है, पारसियों का ग्रंथ जिंद अवस्था में जिस अहुर मजदा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना भोगाज कोई अभिलेख से प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल में अंग तथा मगध क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था। गोत्र यानी कि क्लान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वैदिक काल में हुआ। ऋग्वैदिक काल में जनता का विश्वास बलि और कर्मकांडों में था। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं, जिन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद में जो है 10 मंडल हैं, जिसमें कि 2 से लेकर 7 तक सबसे अधिक प्राचीन माने जाते हैं। प्रसिद्ध 10 राजा का युद्ध परुष्णी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। 10 राग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। आर्य के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था, पशुपालन और कृषि, यानी कि पशुपालन प्राइमरी था, कृषि सेकेंडरी। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया था, जौ के लिए, बार्ली के लिए। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है, कौन सी शासन प्रणाली प्रचलित थी वैदिक युग में, वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में मिलता है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के
10वें मंडल में मिलता है पूर्व सूक्त में। ऋग्वेद में युद्ध का देवता कहा गया है इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र थे। गायत्री मंत्र की रचना किसे किया? विश्वामित्र ने किया। विश्वामित्र को गायत्री मंत्र का रचयिता माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता मूल रूप से संस्कृत में लिखी गई थी। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक नदियां, उनके प्राचीन नाम और वर्तमान में क्या नाम है, इसका लिस्ट दिया गया आपके सामने। जैसे कि झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता, व्यास का विपाशा, घग्घर इसका त्रिशद्वती, कुर्रम कुभ्रू, काबुल नदी का प्राचीन नाम कुंभा, गंडक का प्राचीन नाम सदानीरा, चेनाब का औस्किनी, सतलज का सतुद्री, गोमती का गोमल, सिंधु नदी सिंधु, घग्घर सरस्वती नदी भी कहा जाता है, सोहन सुषोमा, स्वात सुवास्तु, ये सभी प्राचीन नाम थे। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। स्थूल सूत्र ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अष्टोमा सदगमय वाक्यांश बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजु कहा जाता था। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में शामिल थे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म, रीबर्थ, और ये जनेऊ संस्कार से माना जाता है कि दूसरा जन्म हुआ। यानी इससे स्पष्ट है कि जो चौथा वर्ण है शूद्र, जो कि द्विज के अंतर्गत नहीं है, उसका दूसरा जन्म नहीं हुआ, यानी कि उसे जनेऊ संस्कार का अधिकार नहीं था। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है तथा इसे नदीतमा तथा नदियों की माता की संज्ञा दी गई है सरस्वती नदी को। जैन धर्म में शुरू करते हैं हम लोग। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव आदिनाथ। तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद का मूल सिद्धांत जो है जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं का पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था निर्जरा कहलाती है, जो कि मोक्ष प्राप्ति करने के विभिन्न चरणों में से एक चरण है। जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? जीव की ओर नए कर्म प्रवाह का रुक जाना, संवर, यह भी मोक्ष की प्रक्रिया का एक चरण है। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री और सेनापति चामुंडा राय ने 974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यहां पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। त्रिरत्न सिद्धांत जो है, त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। वो तीन रत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोखली गोसाल थे। अनुव्रत सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से है। यापनीय जैन धर्म का संप्रदाय था। प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागही भाषा में लिखे गए। पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण समेध शिखर जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। जैन संप्रदाय का प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। विभिन्न जैन संगीति देखिए। प्रथम जैन संगीति जो पाटलिपुत्र में हुआ, उसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। प्रथम जैन संगीति देखिए 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ।
स्थूलभद्र के नेतृत्व में। और द्वितीय संगति जो है 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में है और इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। जैन तीर्थंकरों का क्रम का में अंतिम जो है महावीर स्वामी थे। अंतिम का मतलब 24वें। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम के निकट हुआ था और ये बिहार में स्थित है। इनके पिता सिद्धार्थ वज्जी संघ के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे, ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के, कुंडग्राम। माता त्रिशला जो है ये लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा। ये कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। महावीर की पुत्री का नाम था प्रियदर्शना या अन्नोजना भी कहा जाता है, अन्नोजा। महावीर की प्रमुख उपाधि केवलिन, कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति होने वाला व्यक्ति। जिन भी कहा जाता है जिसका अर्थ है विजेता। निर्ग्रंथ भी कहा जाता है जिसका अर्थ है बंधन रहित। और अरहत भी कहा जाता है जिसका अर्थ है पूज्य। निर्वाण प्राप्ति देखिए, महावीर स्वामी को पावापुरी राजगिरी में हुआ 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईस्वी में शस्तिपाल के यहाँ, जो कि मल्ल गणराज का प्रधान का शासित क्षेत्र था शस्तिपाल। स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है, जिसमें कहा जाता है कि कोई भी विचार पूर्ण नहीं है, इसलिए सभी विचार के आगे स्याद यानी कि शायद शब्द लगाने का निर्देश दिया गया है कि शायद ये ऐसा है या शायद ये ऐसा नहीं है। इससे उसकी सत्यता बनी रहती है। और इसी से जुड़ा हुआ है सप्तभंगी नय। सप्तभंगी नय ये भी जो है जैन धर्म का ही है विचार। उत्तर प्रदेश में स्थित कौशाम्बी बौद्ध और जैन धर्मों का दोनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। 16 महाजनपदों का उल्लेख जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। बराबर की गुफाओं को निर्मित इसलिए किया गया था ताकि आजीविकों के वास के लिए। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां जोड़ा ब्रह्मचर्य। 4 महाव्रत क्या थे? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। ये 4 थे, जिसमें ब्रह्मचर्य 5वां जो है ये महावीर स्वामी ने जोड़ा और इसके बाद ये कहा जाने लगा पंच महाव्रत। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता थे भद्रबाहु। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। जैन संप्रदाय के विभाजन के बाद स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। हम लोग बौद्ध धर्म के अंतर्गत देखते हैं महाबुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम त्रिपिटक के रूप में संकलित की गई। महाभिनिष्क्रमण का तात्पर्य है बुद्ध का गृह त्याग। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाले बौद्ध संप्रदाय महायान थे। द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध संघ स्थविरवादी और महासंघिक 2 भागों में विभाजित हो गया। बौद्ध मत में उपसंपदा पद का तात्पर्य है बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। भगवान बुद्ध उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ, जिसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध की उपमा दी जाती है। यानी कि शून्यवाद और विज्ञानवाद का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताए गए हैं: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। सीधे सीधे इसके अर्थों में कहा जाए तो पहला है दुख है, दूसरा है दुख का कारण है, तीसरा है दुख का निवारण भी है और चौथा है दुख के निवारण का मार्ग यानी उपाय। यह है बौद्ध धर्म का 4 आर्य सत्य। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र की रचना अशोक घोष ने की थी। अशोक के रुमिनदई स्तंभ अभिलेख में इस परंपरा की पुष्टि होती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था।
बौद्ध धर्म के महायान तथा हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर है देवी देवताओं की पूजा। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ था, जबकि संभवतः बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली में बनाई गई थी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चित्र में दिखाया गया है? इसका आंसर होगा प्रथम उपदेश। बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की जिस महत्वपूर्ण घटना से है वह है उनकी ज्ञान प्राप्ति, बोधि। बुद्ध का उपदेश जो है आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। अब महात्मा बुद्ध से संबंधित देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में, लुम्बिनी वन में हुआ था, जो कि कपिलवस्तु में, वर्तमान ये क्षेत्र नेपाल में है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। इनकी माता महामाया देवी कोलिया गणराज्य की पुत्री थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका गोत्र गौतम। इनका पालन पोषण इनकी विमाता, जो कि इनकी मौसी भी थी, प्रजापति गौतमी, इन्होंने किया था, क्योंकि इनके बचपन में ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जो कि कोलिया गणराज्य की राजकुमारी थी। इनके पुत्र का नाम राहुल, सारथी का नाम चन्ना और घोड़ा का नाम कंथक था। इनका ज्ञान प्राप्ति स्थल गया, जो कि वर्तमान में बोध गया क्षेत्र है, वह निरंजना नदी के तट पर स्थित था। वर्तमान में इसका नाम क्या है? निरंजना नदी का नाम फल्गु। ज्ञान प्राप्ति से संबंधित घटना को संबोधि कहा गया है। प्रथम उपदेश ऋषि पत्तन में दिए, सारनाथ में। इनका शिष्य थे, प्रमुख शिष्य थे आनंद और उपाली। आनंद के कहने पर ही भगवान बुद्ध ने संघ में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति प्रदान की। प्रचार के प्रमुख स्थल थे शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल, वज्जी और कौशल राज्य। इनका महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु, जीवन का अंत जो है 883 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। बुद्ध के जीवन काल में ही उनका चचेरा भाई देवदत्त संघ का प्रमुख बनना चाहता था। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी और सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्तियों का ही पूजन प्रारंभ हुआ था भारत में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धर्मचक्र प्रवर्तन से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग जो है बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति भगवान बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में प्रदान की थी। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। प्रमुख बौद्ध संगीतियां देखिए, 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। पहला हुआ था 483 ईस्वी में, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के इसी काल में थी, उसी वर्ष राजगिरी में हुई थी। अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासक उस समय थे अजातशत्रु। द्वितीय के समय में शासक थे कालाशोक, तीसरे से अशोक के समय में हुआ, चौथा कनिष्क के समय में हुआ। कनिष्क के समय वासुमित्र थे इसके अध्यक्ष, तृतीय के थे मोगलीपुत्र तीस, द्वितीय के थे साब कमीर। पहला हुआ था राजगिरी में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन में हुआ था। पहला 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था, दूसरा 383 ईस्वी पूर्व में, तीसरा 250 ईस्वी पूर्व में और चौथा 98 ईस्वी में, 98 ईस्वी में। नागार्जुन बौद्ध धर्म के माध्यमिक संप्रदाय के अनुयायी थे। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार के राजगीर में स्थित है। बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है, जापानियों के द्वारा निर्मित है। भगवान बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन ने किया। नव नालंदा महाविहार ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं।
गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है कुषाण काल में बनाई गई। प्रथम शताब्दी ईस्वी में भारतीय बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन को चीन भेजा गया था। त्रिपिटक का देखिए विवरण। 3 पिटक हैं जिन्हें त्रिपिटक कहता है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। स्वरूप क्या है? ये पिटकों में सबसे बड़ा है। सुत्त पिटक, विनय पिटक सबसे छोटा है और अभिधम पिटक दोनों के बीच में स्थित है। सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों तथा संवादों का संकलन है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के आचार विचार तथा नियम निषेध का संकलन किया गया है। अभिधम पिटक में बुद्ध के आध्यात्मिक तथा दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। बुद्ध के जीवन पर जिन 4 दृश्यों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा वे 4 दृश्य थे: वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और प्रसन्नचित्त सन्यासी। मगध के राजा बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनवाया था। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला बुद्ध की विमाता प्रजापति गौतमी थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में व्यतीत की थी। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसी से संबंधित उनका दार्शनिक सिद्धांत है क्षणिकवाद। और क्षणिकवाद के समर्थन में वो दीप शिखा और नदी की धारा का उदाहरण देते हैं। बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनके प्रतीक चिन्ह, उसका विवरण देखिए आपके सामने है। गर्भ, हाथी प्रतीक है गर्भ का, कमल प्रतीक है जन्म का, पद्म चिन्ह प्रतीक है उनके निर्वाण का, चक्र है प्रथम प्रवचन का, बोधि वृक्ष है ज्ञान प्राप्ति का, सांड है उनके यौवन का प्रतीक, शेर है समृद्धि का प्रतीक, स्तूप है उनकी मृत्यु का प्रतीक, घोड़ा है गृह त्याग का प्रतीक। गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया है ग्रीक रोमन शैली में। उपोषथ का आचरण कौन करते थे? बौद्ध भिक्षु। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ सिक्किम में स्थित है। बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन से तात्पर्य है बुद्ध का प्रथम उपदेश। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को कहा गया था, तारा को। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत तथा पुद्गल को मान्यता दी गई है? सर्वास्तिक में। महासंघिकाओं के अनुसार जीव 9 धर्म से निर्मित है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में शामिल क्या क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के अनुसार कारण और कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? प्रतीत समुत्पाद। इसमें कहा गया है कि संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और इस प्रकार वे इस पर निर्भर हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासन काल में प्रारंभ की गई थी। नयनार कौन थे? शैव उपासक थे। मत्त मयूर से तात्पर्य है प्राचीन भारत का एक शैव संप्रदाय से। त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा गुप्त काल में प्रारंभ हुई थी। मेगास्थीज ने भगवान शिव को डायोनिसस की संज्ञा दी थी। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव के संबंध किस जैन तीर्थंकर से बताया गया है? अरिष्टनेमी से। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। अथर्ववेद तथा श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति 1ली शताब्दी ईस्वी की मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुड्डिमल्म लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधी पार्वती देवता तथा
उसकी शक्ति के योग के प्रतीक हैं। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में नैनार संतों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। नैनार संतों की कुल संख्या 63 थी। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ शुंग सातवाहन काल में हुआ। प्रमुख दर्शन और उसके प्रतिपादक देखिए आपके सामने है। दर्शन उसका आधार क्या था, उसके प्रतिपादक। सांख्य दर्शन आधार सांख्य सूत्र, प्रतिपादक कपिल मुनि। न्याय दर्शन के प्रतिपादक अक्षपाद गौतम भी मिलता है लिखा हुआ। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि, इसका आधार ग्रंथ योग सूत्र। वैशेषिक दर्शन का महर्षि कनाद या उलुक भी कहा जाता है। मीमांसा जैमिनी। वेदांत के प्रतिपादक बादरायन, इसका आधार ग्रंथ देखिए सांख्य का सांख्य सूत्र, न्याय का न्याय सूत्र, योग का योग सूत्र, वैशेषिक का वैशेषिक सूत्र, मीमांसा का पूर्व मीमांसा सूत्र और वेदांत का ब्रह्म सूत्र। विभिन्न संप्रदाय और उसके संस्थापक की सूची है आपके सामने। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मौखलिक पुत्र गोसाल, घोर अक्रियावादी संप्रदाय के पूर्ण कश्यप, या दृक्षावाद के आचार्य अजित केश काम्बलिन, भौतिकवादी के पकुद कच्चायन और निश्चयवादी के संजय वैठली पुत्र। भागवत धर्म का प्रवर्तक कृष्ण को माना जाता है। छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। भगवत संप्रदाय के विकास का श्रेय गुप्त शासकों को दिया जाता है। हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था तथा उसने बेसनगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन किया है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। भगवद गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म और भक्ति तीनों को समान महत्व दिया गया है। नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में है। वह स्थान था जहां 60,000 ऋषि मुनियों की एक सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। भागवत संप्रदायों में भक्ति के 9 रूपों की चर्चा की गई है। इसे नवधा भक्ति की संज्ञा दी जाती है। 9 प्रकार की भक्ति। मेगास्थीज ने कृष्ण के किस नाम का उल्लेख किया है? हेराक्लीज। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार अलवार संतों ने किया। अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। इन संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है, जिसे दक्षिण की मीरा कहा जाता है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक, परम भागवत आदि उपाधियां धारण की थी। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक दशा में देखिए। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था, लगभग 445 से 449 ईस्वी पूर्व में। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद अस्मक या अस्सक था। दक्षिण भारत में स्थित यह एकमात्र महाजनपद था। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन हुआ। पाटलिपुत्र को उदयन ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। उदयन वासवदत्ता की कहानी का संबंध उज्जैन से है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंशीय शासक घनानंद का शासन था। कहीं कहीं धनानंद भी मिलता है, धनानंद या घनानंद। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक को बिंबिसार ने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। मगध के शासक अजातशत्रु ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया। सिकंदर तथा पोरस की सेनाओं के मध्य झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ था।
इस झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता है, इसलिए इसे वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है, हाइडेस्पिज का युद्ध भी कहा जाता है। महापद्मनंद को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है। महापद्मनंद को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है। 16 महाजनपदों की सूची आपके सामने है। महाजनपद और उसकी राजधानियों का विवरण देखिए। राजधानी वर्तमान में किस क्षेत्र में है वो भी आपको पता चल जाएगा। अंग महाजनपद, इसकी राजधानी थी चंपा। प्राचीनम मालिनी, ये वर्तमान में मुंगेर का क्षेत्र है, भागलपुर का क्षेत्र है। अंग जो है और मुंगेर की अपेक्षा इसे भागलपुर प्रेफर करेंगे। भागलपुर में जो है, भागलपुर से सटा हुआ नाथनगर है, नाथनगर में ही एक चंपानगर अभी भी जगह है वर्तमान में। मगध की राजधानी गिरिव्रज राजगृह। मल्ल की राजधानी कुशीनारा या पावापुरी, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के देवरिया में स्थित है। काशी, ये वाराणसी का क्षेत्र है। कौशल श्रावस्ती या अयोध्या का क्षेत्र है। पांचाल, इसकी दो राजधानियां थी, उत्तरी पांचाल की अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की काम्पिल्य। कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, वर्तमान में मेरठ का क्षेत्र। वज्जी महाजनपद का विदेह और मिथिला, ये वर्तमान में नेपाल में है। मत्स्य जो है ये विराटनगर जयपुर का क्षेत्र। वत्स कौशाम्बी, ये प्रयागराज का क्षेत्र। सुरसेन, ये मथुरा का क्षेत्र, मथुरा राजधानी। चेदी की राजधानी सोत्थिवती या सुक्तिमती भी कहा जाता है। अस्मक, इसका पोतन या पोटली। अवंती, इसमें उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती। गांधार तक्षशिला, वर्तमान में पाकिस्तान का क्षेत्र। कंबोज, इसका राजधानी हाटक, वर्तमान में कश्मीर के क्षेत्र में। इन 16 महाजनपदों में वज्जी तथा मल्ल महाजनपदों में गणतांत्रिक व्यवस्था प्रचलित थी। हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। इसकी हत्या कर इसके अमात्य शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। उज्जैन का प्राचीनतम नाम अवंतिका। सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में 323 ईस्वी पूर्व में। ग्रीक लेखकों ने घनानंद का उल्लेख अग्रमिज एवं जैंद्रमिज के नाम से किया है। सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखकों का विवरण देखिए। लेखक हैं अरिस्टोब्यूलस, समय दिया गया है। उसकी रचना है युद्ध का इतिहास। प्लूटार्क और एरियन ने अपनी रचनाओं का आधार बताया था इसको। ओनोसेक्रिटस, सिकंदर की जीवनी किताब का नाम है। यह एक जहाजी बेड़े का चालक था। नियार्कस, स्ट्रेबो और एरियन का विवरण। यह सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल था नियार्कस। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। मौर्य साम्राज्य में हम लोग देखते हैं चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। वृहत स्तर पर प्रथम भारतीय साम्राज्य कौन सा था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। सेंट्रोकोटस के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने की। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन विशाख दत्त के ग्रंथ में मिलता है। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया, जिसका संबंध अर्थशास्त्र से नहीं राजनीति शास्त्र से है। यह शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक तथा आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। लेकिन यदि ऑप्शन में आपको सभी रहे तो ऑप्शन में राजनीतिक आर्थिक दोनों में से एक को चुनना हो तो राजनीतिक प्रीफर करेंगे। बुलंदीबाग नामक प्राचीन स्थान पाटलिपुत्र में स्थित था। मैकियावली का ग्रंथ द प्रिंस है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जिसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जाती है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी से निर्मित था। सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध तथा अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को भारतीय राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण व्यवहार में
सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की। वो 3 वस्तु थी मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। कुम्भलरार नामक स्थल से पाटलिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सम्राट अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। सेंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य तथा सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख जस्टिन ने किया है। जस्टिन सेंड्रोकोट्स और सिकंदर की भेंट का उल्लेख करता है। इसमें सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की जाती है। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीता था। मौर्यकालीन तीर्थ देखिए, अधिकारी। मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था और तीर्थ की कुल संख्या 18 थी। देखिए, हम लोग सभी तीर्थ का वर्णन देखेंगे और उनका विभाग कौन सा था, उनका कार्य क्या था। सबसे महत्वपूर्ण मंत्री या पुरोहित या प्रधानमंत्री तथा उसके प्रमुख धर्माधिकारी होता था। युवराज, राजा का उत्तराधिकारी। सन्निधाता, राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी होता था, यानी कि कोषाध्यक्ष। समाहर्ता, ये कर संग्राहक होता था, राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, वित्त मंत्री भी कह सकते हैं। मंत्री परिषद अध्यक्ष, यह मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। प्रदेष्टा, यह फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। व्यावहारिक, यह दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश होता था। नायक, ये सेना का संचालन करता था, नगर रक्षा का अध्यक्ष था। सेनापति, ये सेना का सर्वोच्च कमांडर था, यानी कि सेनाध्यक्ष। अंतर्वशिक, ये सम्राट के अंगरक्षक सेना का प्रधान सेनापति होता था। कर्मांतिक, ये उद्योग धंधे और कारखानों का प्रधान निरीक्षक होता था। प्रशासता, ये राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का काम होता था इसका। दंडपाल, सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। दुर्गपाल, देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधन करता था। अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था ये। आटविक, ये वन विभाग के सर्वोच्च अधिकारी होता था। दौवारिक, ये राजमहल के प्रबंधन तथा देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। नागरक, ये नगर का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मौर्यकालीन अधिकारी पोतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था? माप तौल का था। पोतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य था माप तौल का। किस मौर्य शासक ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिमी भारत पर भी था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में श्रवणबेलगोला चले गए, जहां उन्होंने जैन विधि से उपवास के द्वारा, जिसे कि संलेखना पद्धति कहा जाता है, अपने प्राण त्यागे। मगध साम्राज्य में रज्जुक भूमि माप अधिकारी होते थे। ब्राह्मी लिपि का प्रथम पहचान पत्थर की पट्टिकाओं पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है। सम्राट अशोक का शिलालेख शहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है। यह शहबाजगढ़ी पाकिस्तान के पेशावर में स्थित है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ताओं की सूची यहां है। अशोक के शिलालेख देखिए। धौली अभिलेख, खोजकर्ता किट्टो। भाबरू शिलालेख, कैप्टन बर्ट। बराबर तथा नागार्जुनी गुफा, हैरिंगटन। दिल्ली टोपरा, कैप्टन पोलियर। दिल्ली मेरठ स्तंभलेख, पैड्रे टिपेंथेलर। मानसेहरा, कैप्टन ले। कालसी शिलालेख, जॉन फॉरेस्ट। रूमिंदेई, फिहरर। जौनगढ़ अभिलेख, सर वाल्टर इलियट। गिरनार शिलालेख, लेफ्टिनेंट कर्नल टाड। शहबाजगढ़ी, एक फ्रांसीसी अधिकारी। इलाहाबाद स्तंभलेख, टी.एस. बर्ट। मास्की अभिलेख, बिडेन। निगाली सागर, फिहरर। रामपुरवा का कार्लाइल। सारनाथ स्तंभ,
ऑरेल स्टाइन, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण किससे मिलता है? उसके देवानाम प्रिय प्रियदर्शी उपनाम से, जिसका अर्थ है देवों का प्यारा। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चलता है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक अशोक था, जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किए थे। भाबरू स्तंभ राजस्थान का वह ऐसा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के 5वें वृहद शिलालेख से धर्म महामात्राओं की नियुक्ति की सूचना मिलती है। गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, सीता अध्यक्ष द्वारा एकत्रित किया जाता था। मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। मौर्य साम्राज्य के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया, मिस्र के राजाओं के साथ राजकीय संबंध थे। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कालसी से प्राप्त हुई है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। विभिन्न अधिकारी तथा उनके विभाग देखिए। सीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष, अकाराध्यक्ष खान विभाग का अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा विभाग का प्रधान, शुल्काध्यक्ष व्यापारिक कर का प्रधान, मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष। गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन अर्थशास्त्र में मिलता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। मौर्य काल की पुस्तक इंडिका, जिसकी रचना मेगास्थनीज ने की थी, इसमें जहाज निर्माण तथा नाविक गतिविधियों का वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में जैन धर्म का अनुयायी हो गए थे। तक्षशिला से मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात मौर्यों ने किया था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। अशोक का समकालीन तुर्मय मिस्र का राजा था। मिस्र के शासक टॉलेमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे। संभवतः इसी को तुर्मय कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है। भाग तथा बलि राजस्व के स्रोत थे। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों से अशोक की रानी कौरवा के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख कहा जाता है। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा प्रत्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? अर्थशास्त्र में। कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। अशोक के शिलालेखों से दक्षिणी राज्य सातवाहन के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से प्राप्त होती है। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा था अलेक्जेंडर। सेल्यूकस निकेटर, जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था, वह बेबीलोन सीरिया का शासक था। अशोक के पश्चात देवानाम्प्रिय की उपाधि दशरथ ने धारण की थी। अशोक की उपाधियों का देखिए, सूची यहां है। कौन सी उपाधि का स्रोत क्या है? अशोक मास्की लघु शिलालेख से प्राप्त होता है। अशोक का नाम अशोक। देवा नाम प्रिय अशोक राजा गुर्जरा लघु शिलालेख से। अशोक मौर्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। प्रियदर्शी राजा बराबर गुहालेख से। अशोकवर्धन
पुराण से मिलता है अशोकवर्धन। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला के विद्रोह का दमन किया था। अपने ऊपर आश्रित बच्चों तथा पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षुक बनने वालों के लिए दंड का प्रावधान कौटिल्य ने किया था। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति अरामाइक भाषा से हुई है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर बैक्ट्रियन शासकों का अधिकार हुआ। मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी का कार्य सिक्कों का परीक्षण करना था। बिंदुसार वह मौर्य राजा था जो अमित्र घात के नाम से जाना जाता था। मौर्य काल की मुद्राएं देखिए। इस काल में चांदी तथा तांबे के सिक्के का उल्लेख मिलता है। चांदी के सिक्के 4 प्रकार के होते थे, पन, अर्धपन, पाद, अष्टभाग। और तांबे का सिक्का देखिए, ये भी 4 प्रकार के होते थे, मासक, अर्धमासक, काकनी और अर्धकाकनी। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? सातवाहन। सिमुक जो है वो सातवाहन वंश का संस्थापक था। आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में मिलती है। सातवाहनों की राजधानी अमरावती में स्थित थी। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी था। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने वेनकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेनकटक नामक नगर की स्थापना की। इसे वेदों का आश्रय कहा जाता है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था, जिस समय से शक संवत प्रारंभ हुआ। उत्तर तथा दक्षिण पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के कुषाणों ने जारी किए। विक्रम तथा शक संवत के बीच 135 वर्ष का अंतर है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य सातवाहन हुआ। शुंग वंश के बाद कण्व वंश का शासन हुआ। आपको फॉर्मूला कोड बताया भी गया है, हसीन मौसुंक। ये हो गया हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व। ये क्रमानुसार वंशों का क्रम है। कनिष्क को चीनी यात्री पांचाऊ ने पराजित किया था। कनिष्क को चीनी जनरल पांचाऊ ने पराजित किया था। कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमा भारत के बाहर तक फैली हुई थी। विक्रम संवत 57 BC यानी कि 57 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध चेदी वंश से था। प्रथम ईरानी शासक डेरियस प्रथम था। अफगानिस्तान में स्थित बामियान बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। कुषाण शासकों के सिक्कों पर मातृ देवी उमा का नाम मिलता है। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के हुइस्क ने चलाए थे। बुद्ध का अंकन कनिष्क के सिक्कों पर मिलता है। यौधेय सिक्कों पर कार्तिकेय देवता का चित्र मिलता है। कार्तिकेय ये दक्षिण भारतीय देवता है मुख्यतः। जिस तरह उत्तर में गणेश की पूजा होती है, उसी तरह दक्षिण में कार्तिकेय की। दोनों भगवान शंकर के 2 पुत्र माने जाते हैं। भारतीय तथा यूनानी यानी कि ग्रीक कला शैली के सम्मिश्रण को गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। यानी कि गांधार कला शैली जो है भारतीय और यूनानी कला शैली का मिश्रण है। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए। कनिष्क का राजवैद्य चरक था। कनिष्क महायान बौद्ध संप्रदाय का अनुयायी था। शुंग वंश की हत्या करके सत्ता हथियाई। शुंग वंश ने हत्या करके सत्ता हथियाई और उसका अंत भी हत्या द्वारा हुआ। भारत के यूनानी शासकों में से मिनांडर की स्मृति में भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है। भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति? तो मिनांडर की स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है। मौर्योत्तरकालीन विदेशी आक्रमणकारी देखिए, सूची आपके समक्ष है। हिंद, यवन, सक्सिथियन, पार्थियाई, पहलव, कुषाण, यूची। इनके आगमन का समय देखिए दिया गया है
मूल निवास हिंदुओं का बैक्ट्रिया अफगानिस्तान में था। सक्सिथियन का सीरिया ईरान, पार्थियाई पहलव का पर्थिया ईरान, कुषाण युची का चीनी तुर्किस्तान। और इन वंशों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक कुषाण वंश का देखिए कुषाण है। राजधानी भी इनकी दी गई है हिंदुओं का वर्तमान में सियालकोट। महाराष्ट्र में प्राप्त अभिलेख तथा सातवाहन अभिलेखों में उल्लेख सक्सिथियन का। कुषाण के उज्जैनी वर्तमान में उज्जैन का क्षेत्र, फिरोजपुर वर्तमान में पेशावर का क्षेत्र। गुप्त काल में हम लोग देखते हैं गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था। गुप्त राजवंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त था। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। प्राचीन भारत में गुप्त वंश को शासनकाल का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त वंश की अवधि 275 से 550 ईस्वी तक मानी जाती है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की थी। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त भी था, चंद्रगुप्त द्वितीय का। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार ताम्रलिप्ति पत्थर से संचालित होता था। इलाहाबाद अस्तम अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियान के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता है। दिल्ली की कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की स्मृति में बनाया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता भी कहा जाता है। गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियां। शासक देखिए श्रीगुप्त का उपाधि आदिराज या महाराज। उसी तरह चंद्रगुप्त द्वितीय इसका विक्रमादित्य या विक्रमांक। स्कंदगुप्त का शुक्रादित्य या शक्रोपम। समुद्रगुप्त का पराक्रमांक। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज। गुप्तकालीन अधिकारी ये अधिकारी हैं और संबंधित विभाग। महासेनापति सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। रणभंडारिक सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। महासंधि विग्राहक ये युद्ध तथा शांति का प्रधान होता था। महाभंडागाराधिकृत ये राजकीय कोष का प्रधान होता था। महाअक्ष पटलिक ये अभिलेख विभाग का प्रधान होता था। सर्वाध्यक्ष केंद्रीय सचिवालय का प्रधान होता था। महाप्रतिहार राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी होता था। ध्रुवाधिकरण भूमि कर वसूल करने वाला विभाग का प्रधान होता था। अग्रहारिक ये दान विभाग का प्रधान होता था, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। महाबलाधिकृत ये सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। महादंडनायक ये न्यायाधीश होता था। दंडपाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। विनय स्थिति स्थापक ये शिक्षा अधिकारी होता था। गुप्त काल में सुश्रुत अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त के नवरत्न में फलित ज्योति से संबंधित था छपनक। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी एक विद्वान तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह नवरत्न निवास करता था, जिसमें कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, शंकु, वेताल भट्ट, अमर सिंह, घटपर्रक, वराहमिहिर और वारुचि जैसे विद्वान थे। शक तथा गुप्त संवत के मध्य 242 वर्ष का अंतर है। गुप्तकालीन चांदी मुद्राओं को रूपक कहा जाता था।
गुप्तकालीन मंत्सर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तंतुवाय। गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? सामंतवाद का प्रारंभ। गुप्तकालीन भूमि का वर्गीकरण देखिए। खेती करने योग्य भूमि को कहा जाता था क्षेत्र, निवास करने योग्य भूमि को वास्तु, जो भूमि कृषि योग्य नहीं है उसे खील, जंगली भूमि को अपरहत, पशुओं को चरने के लिए छोड़ी गई भूमि को चारागाह। प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। कायस्थ का उल्लेख मुद्रा राक्षस में मिलता है। कायस्थ ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर बिठूर में स्थित है। गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का कारण था व्यापारिक मंडी होना। गुप्त काल के समय में ही मध्य भारत में रजत सिक्कों, मयूर शैलों में का प्रचलन हुआ। उसमें महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के शासनकाल में की गई थी। शतरंज के खेल भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था, जहां इसे चतुरांग के नाम से जाना जाता था। भारत से यह ईरान और उसके बाद यूरोप पहुंचा। गुप्त काल में ताम्रलिप्ति बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को जहाज रवाना होते थे। चीनी यात्री फाइयान ने गुप्त काल को भारत की दशा का वर्णन किया है। फाइयान ने गुप्त काल में भारतीय दशा का वर्णन किया है। भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर गुप्त काल का है। गुप्त काल में चीन से भारत में रेशमी कपड़े का आयात किया जाता था। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य ईरान से प्राप्त हुआ है, जो 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री की सती होने का उल्लेख है। गणराज्यों के अंत के लिए समुद्रगुप्त उत्तरदायी था। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट था। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्ट रूप अजंता में मिलता है। विशाख दत्त कृत देवी चंद्रगुप्त में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की थी। स्कंदगुप्त के स्वर्ण सिक्के में मिलावट का प्रतिशत सर्वाधिक था। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में शुद्ध तथा स्त्रियों की संवाद की भाषा थी प्राकृत, जबकि उच्च वर्ग संस्कृत बोलते थे। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शकों पर विजय के कारण सकारी कहा गया। प्रयाग अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दहित्र बताया गया है। हुनों ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था, जिसमें स्कंदगुप्त ने हुनों पर विजय पाई। गुप्त काल में श्रेणियों से बड़ी संस्था, जिसके शिल्प श्रेणियां सदस्य थी, को निगम कहा जाता था। अग्रहार का तात्पर्य था ब्राह्मणों को दिया गया भूदान। विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। वाराह गुहा का निर्माण भगवान विष्णु के सम्मान में करवाया गया था। गुप्त साम्राज्य के समकालीन प्रमुख राजवंश, उसकी स्थापना और संस्थापक की सूची देखिए। वाकाटक, इसका संस्थापक विंध्य शक्ति 255 ईस्वी में और 330 ईस्वी में सर्वसेन। नागवंश का संस्थापक भवनाग। त्रैकूट राजवंश का संस्थापक इंद्रदत्त। हुन राजवंश का संस्थापक तोरमान। सालंकायन राजवंश का संस्थापक देववर्मन। विष्णु कुंडिन राजवंश का संस्थापक विक्रमेंद्र प्रथम।
माथुर राजवंश का संस्थापक अच्युत 325 ईस्वी में, 350 में। शंकर वर्मन। गुर्जर प्रतिहार की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंतेद्रुप ने की थी। गुप्तोत्तर भारत में मुख्यतः घोड़ों का बड़े पैमाने पर आयात किया जाता था। मौखरी राजवंशों की राजधानी कन्नौज में स्थित थी। सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कन्नौज तथा प्रयागराज में 2 बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया था। बाल विवाह की प्रथा कुषाण काल में प्रारंभ हुई थी। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम कहा जाता था। विदक भागम। हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध तथा शांति का अधिकारी था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी निम्न थे: शंखनाद सेनापति, कुंतल अश्वसेना का प्रधान, स्कंदगुप्त हस्तसेना का प्रधान, सामंत या महाराज नागरिक प्रशासन का प्रमुख। 3री शताब्दी में वारंगल लोहे के संयंत्रण या उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर माना जाता है। हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता वान भट्ट थे। हर्ष का शासनकाल 600 से 641 ईस्वी के बीच माना जाता है। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। कवि बाण भट्ट औरंगाबाद महाराष्ट्र का निवासी था। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। व्हेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। भारत में नारियल की खेती सातवाहन काल में प्रारंभ हुई थी। कौशेय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया गया है। गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कन्नौज था। व्हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध केंद्र था मथुरा। गुप्तोत्तर काल में भूमि का राजस्व ग्राम सभा के हाथों में थी। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। भीनमाल की यात्रा चीनी यात्री व्हेनसांग ने की थी। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण 672 ईस्वी में किया था। हर्ष को 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के रचयिता के रूप में जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। उत्तर गुप्त काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नई प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में उदय हुआ था। चीन में दूत भेजने वाले शासक हर्षवर्धन भेजा था, नरसिंह द्वितीय भेजा था, यशोवर्मन और कुलोत्तुंग प्रथम। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं महाराष्ट्र के कन्हेरी में स्थित हैं। पालिताना मंदिर भावनगर में स्थित है। त्रिमूर्ति के नाम से एलिफेंटा की गुफा प्रसिद्ध है। खजुराहो के मंदिर हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित हैं, जिनका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। एलोरा की प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर तथा गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित हैं। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के काठमांडू में स्थित है। बौद्ध गुफा मंदिर में सबसे प्रसिद्ध अजंता की गुफाओं के मंदिर है। एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट राजाओं ने करवाया था। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में स्थित है। शैलकृत मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य कैलाश मंदिर एलोरा को माना जाता है। एलिफेंटा के शैलकृत मंदिरों के स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रकूट शासकों को दिया जाता है। यहाँ की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित हैं। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में स्थित है। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षक प्राप्त था? संरक्षण जैन धर्म को। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण शासक नरसिंह देव वर्मन ने करवाया था। काला पैगोडा, ब्लैक पैगोडा के नाम से कोणार्क के सूर्य मंदिर को जाना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है।
मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में स्थित है। भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का तात्पर्य था तोरण के ऊपर बने अलंकृत तथा बहुमंजिला भवन। ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर वहां के नष्ट हुए मंदिरों में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर पल्लव शासकों द्वारा बनवाया गया। प्राचीन नगर तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के मध्य स्थित थी। ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल सोनगिरी मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है। आदि शंकराचार्य ने देश के चारों कोने में 4 मठ स्थापित किए थे। उत्तर में उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी में वेदांत मठ, पूर्व में पुरी में गोवर्धन मठ और पश्चिम में शारदा मठ द्वारका में। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? मंदिर रचना शैली को। गंगाईकोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण चोल शासक राजेंद्र चोल ने करवाया था। राज चोल द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का उदाहरण है। बोरोबदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। मंदिर स्थापत्य कला देखिए। प्रमुख मंदिर और कहाँ स्थित है। ऐरन का विष्णु मंदिर सागर जिला मध्य प्रदेश। भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश का सतना। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ के रायपुर में। तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर में। नसना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश में। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर कानपुर जिला में उत्तर प्रदेश में। पिपरिया का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिला में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला में। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय को माना जाता है। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल राजवंश। मामल्लपुरम के रथ स्मारकों का निर्माण पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। पांड्य राज्य मोतियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देव आकृति चतुर्भुज है। दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ है। चोलों का राज्य किस क्षेत्र तक विस्तृत था? कोरोमंडल तट एवं दक्कन के कुछ भाग तक। चोल राजवंश के शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। चोल वंश के चोल साम्राज्य का अंततः मलिक काफूर ने समाप्त किया था चोल साम्राज्य को। संगमकालीन कुछ साहित्य देखते हैं। साहित्य और उसके रचनाकार। तिरुकुरल या कुरल इसके रचनाकार थे तिरुवल्लुवर। अहनानूर रुद्र शर्मन। तोलकाप्पियम इसके रचनाकार तोलकाप्पियर। इसी तरह देखिए जीवक चिंतामणि त्रितक देवर। शिलप्पाधिकारम इसके रचनाकार इलंगो आदिगल। मणिमेखलय किसकी रचना है? शीतलस्तन्नार। और मरुगरुपदाय इसका रचनाकार कौन है? नक्कीरर। अब देखिए प्रमुख राजवंश, राजधानी और उसके संस्थापक। राजवंश उसकी राजधानी कहाँ थी? संस्थापक कौन था? चोल वंश की राजधानी तंजौर थी और संस्थापक विजयालय।
पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम और संस्थापक सिंह विष्णु। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानेखेत, संस्थापक दंती दुर्ग। होयसल वंश का राजधानी द्वार समुद्र, संस्थापक विष्णुवर्धन। काकतीय वंश का राजधानी अमकोंड और संस्थापक बीटा प्रथम। गंग वंश की राजधानी तलकाड या कोलाल और संस्थापक ब्रजहस्त पंचम। पाल वंश का राजधानी मुंगेर, संस्थापक गोपाल। सेन वंश का राजधानी लखनौती, संस्थापक सामंत सेन। पांड्य वंश का राजधानी मदुरै, संस्थापक नेडियोन। पांड्य वंश का राजधानी मदुरै, संस्थापक नेडियोन। गुर्जर प्रतिहार का राजधानी कन्नौज, संस्थापक नागभट्ट प्रथम। कल्याणी के चालुक्य का राजधानी मानेखेत, संस्थापक तैलप द्वितीय। बादामी के चालुक्य की राजधानी वातापी, संस्थापक जयसिंह प्रथम। वेंगी के चालुक्य की राजधानी वेंगी, संस्थापक विष्णुवर्धन। गढ़वाल राजवंश की राजधानी वाराणसी, संस्थापक चंद्रदेव। सोलंकी राजवंश की राजधानी अनहिलवाड़, संस्थापक मूलराज। परमार वंश की राजधानी धारानगरी, संस्थापक उपेंद्र। कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी, संस्थापक कोक्कल। चौहान वंश की राजधानी अजमेर, अहिछत्र, संस्थापक वासुदेव। चंदेल राजवंश की राजधानी खजुराहो, महुआ, संस्थापक नन्नुक। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में अवस्थित है। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख उत्तर मेरूर शिलालेखों में हैं। कुलोत्तुंग प्रथम के कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक राजेंद्र प्रथम था। नौसैनिक शक्ति के विस्तार से संगम साहित्य में दक्षिण राजवंश कदम्ब का उल्लेख नहीं मिलता है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल तमिल भाषा में रचित है। कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित थी? वनवासी में। तमिल रामायण अथवा रामावतार के लेखक कंबन थे। श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की तथा सिंहल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? यह होगा कुलोत्तुंग प्रथम ने। चोल दक्षिण भारत में उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते थे। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध चोल और राष्ट्रकूटों के बीच लड़ा गया था। वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोडू के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक ने किया है, वह बंदरगाह था अरिकामेडू। संगम साहित्य में वर्णित कन्नगी कौन थे? तमिल महाकाव्य मणिमेखलय की नायिका। संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था? मणिमेखलय। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने 26 ईस्वी पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था? पांड्य राजा ने। तोलकाप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तमिल व्याकरण तथा काव्य से। चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध सेनगुट्टुवन था जो नेदुनजेरल का पुत्र था। इसके काल में विशेष घटना पत्नी पूजा या कन्या की पूजा प्रारंभ हुई, जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। तोलकाप्पियम तमिल संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। वेंगी नदी को पांड्य राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। कन्नड़ साहित्य में त्रिरत्न थे, पंपा, पोन्ना और रन्ना। संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक करिकाल था। महाभारत का सर्वप्रथम तमिल अनुवाद पेरुंदेवनार ने किया था। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक संत कवि तिरुवल्लुवर थे। संगमकालीन चोल शासकों का धर्म शैव था। संगम युग के शासकीय ग्रंथों की रचना 100 ईस्वी से पूर्व से 100 ईस्वी के बीच की गई थी।
संगम कालीन प्रचलित शब्दावली देखिए, कुछ शब्दावलियां हैं जो कि संगम काल में प्रचलित थी मुख्य रूप से, और उनका क्या मतलब होता था, क्या अर्थ होता था। वरियम का तात्पर्य क्या था? उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला कर। वरियम इस कर को वसूलने वाले अधिकारी को भी कहा जाता था, वरियर। कराई क्या था? भू राजस्व या लगान, जो कि उपज का छठा भाग होता था और यह राज्य की आय का मुख्य स्रोत होता था। इराई क्या था? सामंतों द्वारा दिया जाने वाला कर या युद्ध में लूटे हुए माल में राज्य का हिस्सा इराई कहलाता था। जबरन लिया जाने वाला उपहार जो है इरावू कहलाता था। उल्गू या संगम सीमा शुल्क तथा मार्ग कर होता था। राज्य की आय का दूसरा मुख्य स्रोत था, पहला मुख्य स्रोत कराई था। कदमई या पाडुवडु राजा को दिया जाने वाला शुल्क था। माँ व बेली भूमाप की इकाई थी। कलम अनाज के मापतौल की इकाई थी। संगमकालीन साहित्य में राजा के लिए कोन, को, मन्नन आदि शब्द प्रयुक्त हुए थे। संगम ग्रंथ में उल्लिखित मुरुगन किस देवता से साम्य रखते थे? स्कंद से। इनका अन्य नाम कार्तिकेयन, कुमार एवं सुब्रमण्यम स्वामी भी हैं। प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग को मरुदम कहा जाता था। संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उरैयूर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय करिकाल को जाता है। संगम काल का प्राचीनतम सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था? संगम काल का सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय था वस्त्र उद्योग। तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को यवन कहा जाता था। संगम युग में उरैयूर कपास या सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विख्यात था। उरैयूर जो है कपास या सूती वस्त्र के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। किस संगम युग शासक द्वारा पत्तीपाले की रचना के रचयिता रुद्र कन्नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई थी? इसका आंसर होगा करिकाल। वह संगमकालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन मिलता है कौन सा था? परिपादल। पांड्य शासक नेडियोन ने समुद्र पूजा आरंभ करवाई थी। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे जिमुतवाहन। मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि को में गुजरात के शासकों का वर्णन मिलता है। आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री थे। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित के रचयिता थे संध्याकर नंदी। कलहन द्वारा रचित राज तरंगनी को जोन राज और श्रीवर ने आगे बढ़ाया। पंचतंत्र मूल रूप से पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई पंचतंत्र भारत की सर्वाधिक बार अनुदित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मूलतः संस्कृत में रचित इस पुस्तक का 15 भारतीय भाषा तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। मुगल काल में इसका फारसी अनुवाद अनवारे सुहौली शीर्षक से किया गया था। पाणिनि के रचयिता कौन है? अष्टाध्यायी के रचयिता हैं पाणिनि। चरक संहिता पुस्तक किससे संबंधित है? चिकित्सा से। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। 10 कुमार चरित के लेखक कौन है? दंडी। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक हैं भास्कराचार्य। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसकी सभा को सुशोभित करते थे? लक्ष्मण सेन। मिलिंद पन्हो किस भाषा का ग्रंथ है? पाली भाषा का ग्रंथ है। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के रचयिता हर्षवर्धन। शिल्पाधिकारम के लेखक इलंगो। संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? जयानक। विश्वकोशी ग्रंथ किसे कहा जाता है? बृहद संहिता को कहा जाता है। सौंदरानंद किसकी रचना है? सौंदरानंद अश्वघोष की रचना है। मनुस्मृति मुख्यतः समाज व्यवस्था से संबंधित है। भारत का प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है। मिलिंद पन्हो नामक रचना राजा मिलिंद मिनांडर तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य संवाद के रूप में है। कश्मीर में हिंदू राज्य का इतिहास
कलहन की राजतरंगिणी से पता चलता है। गाथा सप्तशती नामक मुक्तब काव्य की रचना हाल ने की थी। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए भास्कराचार्य जाने जाते हैं। गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाएं देखते हैं। ये रचना है उनके रचनाकार कालिदास की प्रमुख रचनाएं देखिए। मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम। विशाख दत्त की कृति देखिए, देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस। ये मुद्रा राक्षस बहुत ही प्रचलित है। दंडिन की रचना देखिए, 10 कुमार चरित्र, काव्य दर्शन। सिद्धसेन की रचना न्यायावतार। भास की रचना स्वप्न वासव दत्तम और चारु दत्तम। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। चरक का चरक संहिता। आर्यभट्ट का ब्रह्म सिद्धांत। बुद्ध घोष का विशुद्धि मग्ग। असंग का योगाचार। भास का उरुभंग। भारवी का किरातार्जुनियम। अमर सिंह का अमरकोश। वत्स भट्टी का रावण वध। चंद्र गोविंद का चंद्र व्याकरण। वराह मिहिर का वृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका। दोनों पुस्तक कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम। शूद्रक का मृक्ष कटिकम, ये भी कई बार पूछा गया है। दोस्तों, प्राचीन भारत का संपूर्ण इतिहास कंप्लीट होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमें पता चल सके कि आपको यह वीडियो कितना अच्छा लगा हो, और उसी आधार पर हम अगला वीडियो भी आपके लिए जल्दी ही लेकर आएंगे। दोस्तों, धन्यवाद।